हम आपको बड़ी खबर इस समय की बता दें। ईरान से डोनाल्ड ट्रंप कितनी चोट ईरान को पहुंचाना चाहते हैं। इस्फहान में ईरान के मिसाइल जखीरे पर बड़ा हमला किया गया है। जी हां, ईरान के इस्फहान में आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मिसाइल के ठिकानों पर आप इन तस्वीरों को देखिए। 2:10 पर अमेरिका और इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए, एक के बाद एक हमले किए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। पहला मिसाइल हमला और उसके बाद एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स यानी हथियार के डिपो पर हमला हुआ और हथियार का डिपो जल के ध्वस्त हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इन हमलों की पुष्टि की, जिसमें इस्फहान के आसमान में आग के बड़े गोले और सिलसिलेवार धमाके देखे जा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया है कि यह बड़े पैमाने पर हवाई हमला था, एक मैसिव एयर स्ट्राइक। इस हमले में मुख्य रूप से एक विशाल मिसाइल और गोला बारूद का जो बड़ा ठिकाना था उसके पूरे जखीरे को निशाना बनाया गया। अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स ने B-2 बमवर्षक विमानों ने इस हमले में भारी संख्या में कवच भेदी और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। यानी एक बम का वजन अगर हम आपको बताएं तो 2000 पाउंडर्स जिसे कहा जाता है, 1000 किलो से ज्यादा का एक बम, और उसकी ताबड़तोड़ बम वर्षा की गई। इजरायली वायुसेना ने भी सटीक वार करने वाले प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से प्रहार किया। इस हमले के बाद जो वीडियो सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। इसमें बड़े विस्फोट और बड़े विस्फोट के बाद एक सेकेंडरी ब्लास्ट साफ दिख रहे हैं। इस्फहान की अगर हम बात करें तो न केवल एक ऐतिहासिक शहर है ये ईरान में, बल्कि ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल हब है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल हब का मतलब यहां पर मिसाइलें बनाई जाती हैं, बम बनाए जाते हैं, विस्फोटक तैयार किए जाते हैं। आईआरजीसी यहां बम मिसाइलों की एक बड़ी फैक्ट्री चलाता है और यहीं पर गद्र जैसी मिसाइलें बनती हैं, उनके भंडार यही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यह नटांज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नटांज में परमाणु संवर्धन का ठिकाना है। यह 23 लाख की आबादी वाला शहर है। ईरान के बद्र मिलिट्री एयरबेस और संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों का यह बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यही नहीं, यह मेजर सबमरीन रिसर्च सेंटर भी है। यानी यहां पर किस तरह के पनडुब्बी ऑपरेशंस किए जाते हैं, और ईरान के पास मिडजेट सबमरीन्स यानी बहुत छोटी छोटी आकार की पनडुब्बियां हैं जो केवल 2 या 3 उसमें सेलर होते हैं और वो बड़ा हमला करने में सक्षम है। अमेरिका और इजरायल ने उसी वजह से इसे बीती रात निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से यहां हमले किए। आपको याद होगा जून 2025 में भी यही वो इस्फहान है जिसको निशाना बनाया गया था। इस्फहान को भी, फोर्दो को भी और नटांज को भी। ईरान ने इस्फहान की मरम्मत की बहुत कोशिश की थी और फिर भी यहां बड़ा हमला हुआ। अच्छा, इस बीच ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसके एक आधिकारिक बयान उसे जारी किया और दावा किया कि इस्फहान के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि ईरान ने अभी तक सैन्य डिपो पर हुए नुकसान या किसी के हताहत होने को लेकर कोई औपचारिक रूप से जानकारी नहीं दी है। अब यहां बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इजरायल और अमेरिका ने इस्फहान को ही बार बार निशाना क्यों बनाया है। हम आपको इस बड़े स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से जो हमला किया गया उसका मकसद क्या था, इस्फहान पर ही हमला क्यों। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का यह एक हब है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है और एक तरह से कहा जाए तो यह उसका दिल है। इस पर वार करना यानी ईरान के दिल पर वार करना। यूरेनियम को प्रोसेस करने की बहुत सुविधाएं यहां पर है। यूरेनियम के इनरिचमेंट के लिए इस्फहान में फैसिलिटीज हैं। शहाब और फतह मिसाइलों का निर्माण यहां होता है। न केवल यहां निर्माण होता है बल्कि यहां तमाम मिसाइल साइलोज हैं, यानी ऐसी जगह जहां मिसाइलों को रखा जाता है। शाहे ड्रोन का बड़ा हिस्सा
यहीं पर असेंबल किया जाता है। वो आप शाही ड्रोन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे इस जंग में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस जो है, शिकारी एयरबेस, वो भी इसी जगह पर है। ये आपको दिखाता है कि ये इस्फहान एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर तो है ही ईरान का, लेकिन कल्चरल हब होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी ईरान का यहां पर है। और इसके अलावा ईरान के जो फाइटर जेट F-14 टॉमकैट्स एक जमाने में उनके पास हुआ करते थे, उसका भी एक एयरबेस है। ईरान के पास ज्यादातर जो F-14s हैं वो बहुत बहुत ज्यादा पुराने लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ईरान फिर भी कुछ हद तक उन्हें रखे हुए था। मोबाइल मिसाइल लॉन्च करने वाली यूनिट यहां पर तैनात है। मिसाइल लॉन्चर्स उनके पास इस्फहान में अभी भी बड़ी संख्या में मौजूद है और उनको बनाने की प्रक्रिया भी यही है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह को जो मिसाइल सप्लाई होती है वो इस्फहान से होती है। IRGC की साइबर वॉरफेयर की यूनिट का इस्फहान सेंटर है। तो यह आपको दिखाता है कि इस्फहान कितना महत्वपूर्ण केंद्र है ईरान के लिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस्फहान नटान्स के बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नटान्स एक और न्यूक्लियर इनरिचमेंट की अगर बात की जाए उसके संवर्धन की, तो उसका एक बड़ा केंद्र है। इजराइल ने ईरान की पूर्व संसद के पूर्व डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अली मोताहारी ये कह रहे हैं कि ईरान का लक्ष्य पहले ही दिन से परमाणु बम बनाने का था। यह बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया। इजराइल ने इसे जारी कर कहा है कि ईरान ने आज भी परमाणु बम बनाने का इरादा छोड़ा नहीं है और इसीलिए ईरान आज न केवल इजराइल के लिए, न केवल आसपास के खाड़ी देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अली मोताहारी ने आखिर क्या कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं। रणभूमि पर आज की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों के साथ और सलाहकारों के साथ चर्चा की और उसके बाद संकेत अमेरिका से यह आ रहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले। यह बड़ी चौंका देने वाली बात है। ट्रंप पहले इस युद्ध को रोकने के तभी इच्छुक थे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता, जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडुमरू मध्य पूरी तरह से खुला भी नहीं हो, अब वो उसको छोड़ने को तैयार है। यानी अगर ईरान हॉर्मुज को नहीं भी खोलता, तब भी ट्रंप इस जंग को छोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। वैसे तो ट्रंप ने अपने पिछले ही पोस्ट में हॉर्मुज को खोलने की शर्त रखी थी, लेकिन यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ईरान में तबाही मचा देंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यापार के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया तो हम ईरान में अपने इस प्यारे से स्टे को एक जबरदस्त अंत देंगे। हम उनके सारे बिजली घरों को, तेल के कुओं को, खार्ग आइलैंड और शायद उनके वाटर प्लांट्स को भी उड़ाकर पूरी तरह से खाक कर देंगे। ध्यान रहे, यह सब हमने अब तक जानबूझकर नहीं छुआ है, यह उनका दावा था। हालांकि ट्रंप निजी बातचीत में अब यह कह रहे हैं यदि ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता होता है तो अब वो इस बात पर जोर नहीं देंगे कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत खोल दिया जाए। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप सार्वजनिक तौर पर कुछ और कहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अमेरिका में बढ़ते विरोध और तेल की आसमान छूती कीमतों के दबाव से इस जंग से शायद जल्द निकल जाना चाहते हैं। अगर अमेरिका ईरान में जमीनी हमला करता है, क्योंकि उसकी तैयारी हो रही है, इस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जिस तरह से यूएस मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स को, 82nd एयरबोर्न डिवीजन के कुछ सैनिकों को, कुछ और इलीट फोर्सेस को वहां भेजा जा रहा है। ईरान का दावा यह है कि हम भी तैयार हैं। ईरान ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर अमेरिका के सैनिकों को सीधी तौर पर चुनौती दे डाली है। बड़ी खबर यह कि IRGC ने युद्ध का एक खौफनाक वीडियो जारी किया। उसने अमेरिकी सेना को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरानी सरजमी पर कदम भी रखने की जुर्रत की तो उन्हें विनाशकारी अंजाम भुगतने होंगे। यह ईरान का शक्ति प्रदर्शन होगा। IRGC ने इस वीडियो का शीर्षक मुठभेड़ के लिए तैयार रखा है। इस वीडियो में ईरान की सेना की जमीनी इकाई के
ग्रीन बेरेज यानी उनके जो कमांडो दस्ते हैं वो घातक क्षमताओं की अपनी एक झलक दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब संयुक्त अरब अमीरात जैसे सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमीनी हमला कर ईरान की शक्ति को समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स इस क्षेत्र से आ रही हैं, लेकिन वीडियो के आखिर में ईरान ने चेतावनी भी दी है। ईरान ने अपनी चेतावनी में कहा है, वी आर वेटिंग फॉर यू। अगर अमेरिका की सेना ईरान के अलग अलग द्वीपों पर हमला करती है तो इन तस्वीरों को देखिए, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेंटकॉम यानी अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, उसके पूर्व कमांडर ने अमेरिका की जमीनी जंग की तैयारियों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के मध्य कमांड यानी सेंट्रल कमांडर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग भागों में जबरदस्त हलचल है। जनरल मैकेंजी के अनुसार अमेरिकी सेना सालों से ईरान के भीतर घुसकर जमीनी हमले यानी ग्राउंड रेड्स करने की विस्तृत योजना पर काम कर चुकी है। हालांकि अमेरिका वहां लंबे समय तक रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें रेड करने और वहां से सही समय ढूंढकर निकल जाने की रणनीति बनाई गई है। सीबीएस न्यूज के कार्यक्रम फेस द नेशन में मार्गरेट बेनन से बात करते हुए जनरल मैकेंजी ने बताया कि अमेरिका की योजना सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तट से लगे इलाकों और द्वीपों को छीनने की एक योजना पर कई बार विचार किया है। जनरल मैकेंजी ने साफ किया कि ये जो रेड्स हैं, ये एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जिसमें हमला करने के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से अपना मिशन पूरा करके पीछे हट जाया जाता है। यानी अमेरिका का इरादा वहां रोकने का नहीं है, बल्कि वहां पहुंचकर भारी तबाही मचाकर अपने कब्जे में उस इलाके को लेकर ईरान के लिए उसे पूरी तरह से ध्वस्त करके वहां से जल्द निकलने का प्लान है। पूर्व सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी ने संकेत इस बात के दिए हैं कि कुछ रणनीतिक द्वीपों को यानी स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स को अमेरिकी सेना अपने कब्जे में लेकर कुछ समय तक रख भी सकती है, जिससे ईरान की सेना की और ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। क्योंकि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य से ईरान के जहाज नहीं निकल पाएंगे तो ईरान को भी तेल का पैसा नहीं मिल पाएगा। जनरल मैकेंजी ने कहा है कि अमेरिका ईरान की जमीन पर कब्जा कर ईरान की सैन्य क्षमता को ध्वस्त करना चाहता है और सैन्य शक्ति को अयातोल्ला को शर्मिंदा करना चाहता है, ताकि वो डील करने पर मजबूर हो जाए। साथ ही वो ईरान के ऐसे दावों को झूठा साबित कर सके जिसने अपनी सरजमी को पूरी तरह से किसी भी दुश्मन के लिए अभेद्य बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही होर्मुज का हल निकलने बिना जंग को बीच में छोड़ने का विचार कर रहे हो, लेकिन खाड़ी के जो देश हैं वो बार बार अमेरिका से अपील कर रहे हैं कि एक बार जब आपने युद्ध शुरू कर दिया तो फिर इस युद्ध को तभी समाप्त करें जब ईरान की सैन्य क्षमता समाप्त हो जाए। इस समय बड़ी खबर यह है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका पर दबाव बनाना तेज कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ जमीनी जंग शुरू करे। दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरब के नेतृत्व में अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों ने डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज करने और अभी के अभियान को जारी रखने की अपील की है। अमेरिकी, खाड़ी और इजरायली अधिकारियों के अनुसार इन देशों का तर्क यह है कि एक महीने से जारी अमेरिकी बमबारी के बावजूद तेहरान के पास अभी भी गोला बारूद और हथियार है। ईरान अभी पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं हुआ है कि लोग सड़कों पर उतरे और सत्ता के खिलाफ बगावत करें। शुरू में यही देश कह रहे थे कि उन्हें पहले इस ऑपरेशन के बारे में बताया नहीं गया और इस युद्ध से क्षेत्र में अस्थिरता फैल रही है, लेकिन एक बार अस्थिरता फैलने के बाद अब यही देश कह रहे हैं कि अमेरिका जंग को बीच में छोड़कर न भागे। ये देश अब इसे ईरान के धार्मिक शासन को स्थायी रूप से निष्क्रिय करने, पंगु बनाने के ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहे हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कई देशों के अधिकारियों ने निजी बातचीत में अनौपचारिक तौर पर कहा कि अब तक सैन्य अभियान का अंत नहीं होना चाहिए, तब तक नहीं होना चाहिए जब तक ईरान के नेतृत्व में कोई बड़ा बदलाव या फिर ईरान की सत्ता के व्यवहार में बड़ा सुधार न देखा जाए।
खाड़ी देशों में यूएई सबसे आक्रामक रुख अपनाए हुए है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यूएई पर अब तक ईरान की ओर से 2300 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिससे उसकी छवि पर एक बहुत ही सुरक्षित आर्थिक निवेश का स्थान और वहां पर जाकर आराम से सुरक्षित रहने का स्थान, उसकी जो छवि है उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है। सऊदी अरब का तर्क यह है कि लंबे समय तक युद्ध रोकना एक असुरक्षित समझौता होगा। सऊदी अरब के अनुसार किसी भी शांति समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, बेअसर करना, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को मिलने वाली मदद, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हूती विद्रोही हो गए, उनको मदद बंद करना अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि ओमान और कतर कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। खाड़ी के राजनयिकों के अनुसार सऊदी अरब ने अमेरिका को भी सचेत किया है कि युद्ध का अंत तभी होना चाहिए जब भविष्य में ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए। अगर खाड़ी के देश चाहते हैं कि अमेरिका जंग जारी रखे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारों में कह दिया है कि इसकी कीमत खाड़ी के देशों को अदा करनी होगी और यह बड़ी बात है। ट्रंप प्रशासन ने अब संकेत ये दिए हैं कि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में जितना अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है, वो सारी लागत, वो सारा पेमेंट खाड़ी के देश मिलकर करे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कल एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर गंभीर विचार कर रहे हैं। दरअसल उनसे जब यह पूछा गया कि क्या अरब देश इस युद्ध के खर्च को वहन करने के लिए आगे आएंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दिशा में कदम उठाने के लिए काफी इच्छुक है। सुनिए। Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. लेकिन जिस तरह से अभी अमेरिका के मेरीन फोर्सेस वहां पर पहुंच रहे हैं, एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंच रहे हैं, युद्ध के फैल जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर इस समय की आ रही है, दक्षिणी लेबनान के इलाके में इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। पश्चिमी एशिया में एक तरफ जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग जारी है, वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी जंग और तेज हो गई है। दक्षिणी लेबनान में जंग भीषण है। 20 मार्च से जमीनी कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की सेना अब तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिटानी नदी तक पहुंचने में नाकाम रही है। हिजबुल्लाह के कड़े प्रतिरोध के कारण आईडीएफ के 4 जवान एक ऑपरेशन में आज शहीद हुए। इसमें एक 21 वर्ष के स्टाफ सार्जेंट गिलाद हरेल शामिल है। जवाब में इजराइल ने लिटानी नदी के उत्तर में स्थित गांवों पर अब तक की सबसे बड़ी हवाई कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आईडीएफ ने जासूसी करते हुए हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को जिंदा पकड़ने का दावा भी किया है। जी हां, लेबनान के वॉर जोन से साहसिक रिपोर्टिंग लगातार करके वहां से लौटे मेरे सहयोगी अशरफ वाणी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। और अशरफ, मतलब इस समय मौत के मुंह से खबर आप निकालकर एक महीने तक, लगभग एक महीने तक आप उस स्थिति में रहे। पिछली बार भी आप वहां थे, इस बार जंग कहीं ज्यादा भीषण है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल अब की बार जो युद्ध हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच चल रहा है बिल्कुल अलग है। 2023 में जब हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच युद्ध शुरू हुआ था, वो गाज़ा के बाद ही हुआ था। गाज़ा पर जब अटैक किया इजराइल ने, तो तभी हिजबुल्लाह ने युद्ध शुरुआत की थी। उसके बाद सभी लीडरशिप जो है हिजबुल्लाह की, वो इजराइल ने पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी। यहाँ तक कि उनका जो प्रमुख हसन नसरुल्लाह है वो भी मारा गया था। और उसके बाद तब से अब तक, भले ही नवंबर 2024 में सीज़ फायर की घोषणा हुई हो हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में, लेकिन आईडीएफ एक दिन भी नहीं रुका उस युद्ध विराम के दौरान भी, जब उन्होंने न सिर्फ एरियल स्ट्राइक्स बल्कि आर्टिलरी शेलिंग, ड्रोन से हमले, और लगातार ये कहते रहे कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये हमले कर रहे हैं, और उसमें भी 500 लोग मारे गए। और उसके बीच ये लग रहा था, दुनिया में ये परसेप्शन बन गया था कि अब हिजबुल्लाह की ताकत कुछ रही नहीं है, उनके पास मिसाइल शक्ति भी नहीं है, उनके पास कमांडर भी नहीं है, उनके पास जो लोग हैं वो भी अधिकतर मारे गए हैं।
लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर अचानक अलग ही चीज़ दिखी, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में। और मैं कई दिनों तक ये सोचता रहा, आखिर एक तो एग्रेसिवली जो है इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, उनकी तरफ से एरियल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, और उसके बीच ये हिजबुल्लाह ये ताकत जुटा कहाँ से पा रहा है। तो फिर एक रणनीति का खुलासा हुआ जो शायद हम इस नेटवर्क पे आज बोलेंगे कि जो कहते हैं ना कि कभी जो दुश्मन होता है वो भी सीखता है, सीख लेता है हमें क्या करना है। जिस बलबूते पर ये युद्ध न सिर्फ गाजा में बल्कि अब ईरान में और लेबनान में इजराइल लड़ रहा है, उसी रणनीति को अब हिजबुल्लाह अपना रहा है। उन्होंने सर्वेलेंस कैमराज लोगों के पलायन से पहले पूरे दक्षिणी जो लेबनान है वहाँ पर जगह जगह पर लगाए हैं, जो 24 घंटे दिन रात जो है निगरानी रखते हैं सीमा पर, इजरायली जो नॉर्दर्न सीमा है क्या हरकत हो रही है। अच्छा ये बताइए, इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि अब वो जो बफर जोन है वो लिटानी नदी तक बना देंगे, यानी 20-30 किलोमीटर अलग अलग इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर वो आगे बढ़ने का प्लान बना रहे हैं। कहां कहां उन्हें सफलता मिल रही है, कहां कहां उनको रोका कैसे जा रहा है? बिल्कुल, जो मैंने आपको गौरव कहा कि रोका इसलिए जा रहा है कि एक जो रीड किया था, जिस तरह से ईरान को रीड कर गलतफहमी में अमेरिका भी रहा और इजराइल भी, उसी तरह हिजबुल्लाह को रीड करने में बिल्कुल जो है इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं असफल रहा। उन्होंने समझा था कि उनकी सब ताकत खत्म हो गई, उनके पास अब ड्रोन नहीं होंगे, उनके पास मिसाइल नहीं होंगे, लेकिन जिस अंदाज से ईरान चौंका रहा है दुनिया को कि कहाँ से ये मिसाइल आ रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी चौंका रहा है। वो कम जो रोज 50, 60, 40, 100 मिसाइल, ये जोक नहीं है। आखिर वो छुपे कहाँ हैं? एक बार हमने लास्ट ईयर आपको याद होगा कि हसन नसरुल्लाह जब जिंदा थे तब मिसाइल सिटीज की बात यहाँ पर भी होती थी, हिजबुल्लाह में, साउथर्न लेबनान में इनकी मिसाइल सिटियाँ हैं। शायद आज जो ये जखीरा हम देख रहे हैं जो हिजबुल्लाह यूज कर रहा है, उन्हें मिसाइल जो है, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि मिसाइल सिटीज, अंडरग्राउंड मिसाइल साइलोज हिजबुल्लाह के पास भी दक्षिणी लेबनान में है। इजरायली सेना ने अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि कल हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ हुई भीषण झड़प में 4 आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक वो मारे गए। आईडीएफ ने आज चौथे सैनिक का नाम का भी खुलासा किया जो इस मुठभेड़ में शहीद हुए। 21 साल के स्टाफ सार्जेंट गिलाद हरेल मुदीन के रहने वाले थे और नाहल ब्रिगेड के रिकॉनेसेंस यूनिट यानी टोही दल में वो तैनात थे। इससे पहले सेना ने 3 अन्य अधिकारियों और जवानों की शहादत की जानकारी दी थी। कैप्टन नोआम मदमोनी, स्टाफ सार्जेंट बेन कोहेन और स्टाफ सार्जेंट मैक्सिम एंटिस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुठभेड़ दक्षिणी लेबनान के एक गांव में हुई जहां हिजबुल्लाह के बंदूकधारियों ने इजरायली सैनिकों को एम्बुश यानी घात लगाकर उन पर हमला किया और नाहल ब्रिगेड की जो विशिष्ट इकाई है रिकॉनेसेंस यूनिट, वो इलाके को साफ करने के मिशन पर थी, टोह लेने के मिशन पर थी। तभी दोनों ओर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई और ये घटना ये दिखाती है कि दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों में और वहां के शहरों के, गांवों के, कस्बों की गलियों में हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो जमीन पर मौजूद हैं और इजरायली सेना को चुनौती दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इजरायल की सेना अभी भी लिटानी नदी तक नहीं पहुंच पा रही है। दक्षिणी लेबनान में जारी जमीनी जंग का एक बहुत पेचीदा और खूनी मोड़ इस समय सामने आया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मार्च से जारी तमाम कोशिशों के बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्सेस रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण लिटानी नदी तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। लेबनान में दक्षिण के गांवों में हिजबुल्लाह के लड़ाके घात लगाकर इजरायल की सेना पर पलटवार कर रहे हैं। यह गिरिला वॉरफेयर कहलाता है, यानी छिपकर छद्म रूप से वार करना। तकनीक और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह पहले इजरायल की सेना को आगे बढ़ने देते हैं और फिर जब वो किसी निचले स्थान पर आते हैं तो आगे से और पीछे से और ऊपर से 3 तरफ से उन पर वार किया जाता है। जमीनी मोर्चे पर जबरदस्त चुनौती इजरायल की सेना को मिल रही है। लिटानी नदी के उत्तर में स्थित जो गांव है वहां पर भीषण हवाई हमले शुरू हो गए हैं जिससे हिजबुल्लाह का नया गढ़ माना जा रहा है। यह बहुत कठिन इलाका है अशरफ, लेकिन आप फिर भी लिटानी नदी के दक्षिण में भी गए, आप वहां से भी रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का ये टोपोग्राफी क्या है वहां का, मतलब पहाड़ी इलाका भी है, जमीनी इलाका भी है, जंगल भी है यहां पर, तो कैसा है यहां का ऑपरेशन करने में,
किस तरह की परेशानी आ रही है? बिल्कुल, अगर आप गौरव बात देखेंगे कि लेतानी रिवर जो है, मैंने कई इलाके उसके देखे। लेतानी रिवर जो है एक डेल्टा, एक वैली की है जहाँ से वो नदी बहती है, उसके दोनों तरफ पहाड़ हैं और जो मैक्सिमम रिच फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है वो लेतानी रिवर के दाएं बाएं में है, दक्षिणी लेबनान में, जहाँ पर अधिकतर लेबनान की फसलें उगती हैं, चाहे केला हो या बाकी फलों हो या सब्जियां हो। लेकिन उस लेतानी रिवर को तक जाने की क्यों कोशिश कर रहा है इजराइल? वो एक नेचुरल एक बाउंड्री बन जाती है, जो एक ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट इजराइल पिछले कई सालों से दोहरा रहा है, बता रहा है। उसका ये था कि एक लेतानी रिवर एक बाउंड्री बनी, नेचुरल बाउंड्री बने, तो फिर उन्हें सीमेंट कंक्रीट बनाने की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके अंदर अंदर वो कहेंगे। लेकिन लेतानी रिवर तक उसके लिए उनको ज़रूरी पहुंचना है। अभी तक तो फिलहाल वो सफल नहीं हो रहे लेटानी पॉइंट में। और उस बीच जो है, जो आप कह रहे हैं कि अब की बार जो आपने खबर में कहा कि जो हिजबुल्लाह जो अब की बार टक्कर दे रहा है, और वो एक तो गुरेला वार टेक्टिक है, दूसरी तरफ उसने ये पकड़ा है कि कमज़ोर नस क्या है इजराइल की। दो नसें हैं, एक तो अगर उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इजरायली जनता बिल्कुल न तो उन्होंने देखी है न वो पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, जो नॉर्दर्न इजराइल में पॉपुलेशन रहती है, जो गांव हैं, उनको पिछले 2024 में भी करीब साल भर जो है वहां डिस्प्लेस होना पड़ा। वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, मैं रिपोर्ट कर रहा था उस और समय अब की वहां बार से। भी जो है कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह उस तरह का प्रेशर वहां उन नॉर्दर्न एरियाज में जो है बनाने में तो कामयाब हुआ उनके है। पास ये रॉकेट और मिसाइलें अभी कहां से आ रहे हैं, या उनके पास पहले से ही स्टोर्ड इतने हजारों की संख्या में है कि उनका इस्तेमाल अभी भी हो सकता है? क्योंकि दरअसल न सिर्फ, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, और क्योंकि 3 बार मैं भी लेबनान गया है, उतनी सप्लाई, उतना स्टोरेज रखना किसी जमीन के नीचे किसी सुरंग में या किसी मिसाइल स्ट्रीम में संभव नहीं है, वो भी लेबनान में, जहां पर सीरिया पूरी का रास्ता भी अब बंद हो चुका है। लेकिन एक रास्ता बचा है अभी भी, वो है, उस पर भी कोशिश हो रही है इजराइल की तरफ से। एक है जो बेका वैली है, उसमें सीरिया में जो है, सीरिया में हिजबुल्लाह का एक, क्योंकि बशर अल असद के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें बड़ी एक उसको बचाने में हिजबुल्लाह का हाथ था। तो हिजबुल्लाह की अपनी सेल्स हैं इराक में भी और साथ ही साथ सीरिया में भी, और वही जो सेल्स हैं, जो मलेशियाज हैं हिजबुल्लाह के, हिजबुल्लाह रिलेटेड या हिजबुल्लाह आइडियालजी के, वो ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया के बाद फिर गोलान हाइट्स के पास जो है, यहाँ तक ये वेपनरी है। और यहाँ तक कि मुझे वहाँ पर ज़मीन पे कई लोगों ने बोला कि टनल्स बाज़ाब्ता, जिस अंदाज से आप एज अ, आप भी एक वार रिपोर्टर हैं, आप ये समझ लीजिए अगर गाजा में इतनी सारी टनल्स की बात हो रही है, क्या साउथ लेबनान में मिसाइल्स की ट्रांसपोर्टेशन में, मिसाइल्स की स्टोरेज में, ड्रोन्स की स्टोरेज में इन टनल्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह नहीं करेगा? और उन्होंने तो बाकायदा वीडियो भी जारी किए हैं। बिल्कुल। उन्होंने बहुत से अंडरग्राउंड साइलोज बना रखे हैं जहां पर मोबाइल से मतलब अपने आप मिसाइलें आगे बढ़ सकती हैं, उनको फिजिकली उठा के नहीं गाड़ी जाने की आवश्यकता है। ऐसा गाड़ियां भी उनकी चलती हैं। गाड़ियां भी चलती हैं उन टनल्स में, जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, बाहर दहाने तक लेती हैं। और अब की बार आपने फर्क देखा होगा, जो हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियोस आते थे उसमें ओपनली किस लोकेशन से, अब की बार जो वीडियो आप हिजबुल्लाह के देखेंगे उसमें, या ईरान से भी, उसमें बिल्कुल लोकेशन का कोई अंदाजा नहीं होता है। बेरूत में हुए सबसे भीषण हमले, जो आपको याद है 18 मार्च को जो भीषण हमला हुआ था, जिसमें इजरायली हमले में एक 22 मंजिला इमारत 5 सेकंड में धराशायी हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी। हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, और अशरफ वानी उस समय वहीं थे, उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग जो की थी, हम आपको वो भी दिखाएंगे, उसके बारे में अशरफ से बात भी करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये सबसे भीषण हमला था। एक हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत थी और उसको बिल्कुल जबीदोज कर दिया गया था। बीरूत के बुशरा इलाके में हूँ। ये सेंट्रल बीरूत का इलाका है, हिजबुल्लाह का गढ़ नहीं है। यहाँ पर ये टूटी हुई है। कल तक यहाँ पर 22, मतलब आज सुबह तक 22 मंजिला इमारत खड़ी थी। पूरी इमारत को जो है अब जमीन दोस्त किया गया है। इसके रिस्पेक्ट में पिछले 12 घंटों की अगर बात करें तो पूरे दक्षिणी लेबनान में करीब इस तरह के 50 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स हुई हैं दक्षिणी लेबनान में। और कहीं ना कहीं इजरायली सेना की तरफ से अब जो है ग्राउंड इन्वेजन के साथ साथ एरियल स्ट्राइक्स और जो आर्टिलरी शेलिंग है वो लगातार लेबनान पर हो रही है। और कहीं ना कहीं अब गाजा जैसी तस्वीरें यहाँ पर भी साफ दिख रही है।
बहुत जोखिम भरा होगा आपके लिए उस इलाके में जाना, क्योंकि इजराइल कई बार पलटवार भी और बहुत तेज पलटवार करता है। नहीं, ये बिल्कुल, ये जो स्ट्राइक हम जिसकी बात कर रहे हैं ये डिफरेंट थी। ये कोई एक रणनीति जो होती है किसी सेना की या किसी देश की, अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो, ये इलाका तब तक कभी निशाना नहीं बनाया गया था। साउथ सबर्ब की बात होती थी, उसको इक्वेट भी किया गया था, उस वहाँ दहिया का उसको निकाला गया जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था। ये बिल्कुल सेंट्रल ब्यूरो था। लेकिन गौरव, जो हमें वहाँ ज़मीन से पता चल रहा है, दरअसल एक प्लानिंग जो इजराइल की थी कि एक आपस में जो है, क्योंकि हमेशा से कोशिश रही इजराइल की, चाहे फिर वो अमेरिका की भी, चाहे वो ईरान वाला मामला हो, चाहे अफगानिस्तान वाला, सेक्टर्स को आपस में लड़ाना। यहाँ पर भी इजराइल की तरफ से कोशिश थी कि उनकी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए पहले उन्होंने सरकार को कहा था, सरकार असफल रही, सरकार ने उस तरह की कैपेबिलिटी दिखाई नहीं। फिर उन्होंने वहाँ पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जिस तरह गाजा में करते थे, आप हिजबुल्लाह से दूर रहो, आप हिजबुल्लाह को का साथ मत दो, उनको पकड़ो, इनको डिसआर्म करो। तो जो काम इजरायली सेना को करना था वो काम वो वहाँ स्थानीय लोगों से सिविल वार की शक्ल में आपस में लड़ाने से हासिल करना चाहती थी। लेकिन अब की बार वो भी कहीं ना कहीं वो, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि जब तक इजराइल में शांति नहीं होती तब तक लेबनान में शांति नहीं होगी। इजराइल काट्स ने कहा कि लेबनान की सीमा के पास वाले इलाकों में सभी घर नष्ट कर दिए जाएंगे जिनका उपयोग सैन्य उद्देश्य से इजराइल के खिलाफ होता है। दक्षिणी लेबनान से सुरक्षित स्थानों पर गए 6 लाख से ज्यादा निवासी अब तक अपने घर नहीं लौट पाए हैं, न ही वो लौट सकेंगे जब तक इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती।